गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कपास का अम्लानी रोग और बाजरे का अर्गट रोग, जिसमें हमने उनके रोग कारक देखे थे और उनके प्रबंधन के बारे में चर्चा की थी। आज का जो अपना रोग है वो है लीफ स्पॉट, मूंगफली का पर्णचित्ती या मूंगफली का पर्ण टिक्का रोग। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, ये जो रोग है मूंगफली का, ये बहुत ही डेंजरस है, ख़तरनाक रोग है। और जहाँ जहाँ मूंगफली उत्पादन होती है, ये उन देशों के अंदर अपना पूरा प्रभाव प्रकट करता है। इसके प्रभाव का जो मूल लक्षण होता है वो इसके नाम के अनुसार पत्तियों पर होता है। और पत्तियाँ अगर किसी रोग में प्रभावित होती है तो पत्तियाँ मूल रूप से पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का उत्पादन करती है। अगर पत्तियां संक्रमित हो जाती है तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? प्रकाश संश्लेषण की। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होने पर क्या फर्क पड़ेगा कि पादप की पत्तियां भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगी, और पादप की पत्तियां अगर निर्माण नहीं करती है तो पादप को पोषण नहीं मिलेगा और पादप वृद्धि नहीं करेगा। और इसके प्रभाव से क्या क्या हो जाएगा? पादप कमज़ोर हो जाएगा, उसमें पोषण की कमी हो जाएगी, उसमें उत्पाद नहीं मिल पाएगा और उसका उत्पाद की गुणवत्ता है वो भी क्या होती है? कम हो जाती है। और सीधा सा प्रभाव देखें तो आर्थिक लाभ क्या हो जाएगा? इससे कम हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके रोगजनक के बारे में कि इसका रोगजनक क्या है। तो इसका जो रोगजनक होता है वो एक कवक है। कवक का नाम है सर्कोस्पोरा एरिकिडिकोला। वापस नाम रिपीट कर रहा हूँ, सर्कोस्पोरा एरिकिडिकोला। एक तो ये कवक है जो इसको प्रभावित करता है, और इसके अलावा एक और कवक है, उसका नाम है सर्कोस्पोरिडियम। सर्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम। जो सर्कोस्पोरिडियम है वो इसका वंश है और पर्सोनेटम क्या है? इसकी जाति है। तो दो कवक इस रोग के मूल कारक हैं। पहला कवक कौन सा है? सर्कोस्पोरा एरिकिडिकोला, जिसमें सर्कोस्पोरा इसका वंश हो गया और एरिकिडिकोला क्या हो गई? इसकी जाति हो गई। जो दूसरा कवक है उसका नाम है सर्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम। तो सर्कोस्पोरिडियम तो क्या हो गया? इसका वंश हो गया, और पर्सोनेटम क्या हो गई? इसकी जाति हो गई। तो ये दोनों कवक जो मूल रूप से मृदा और बीज दोनों के अंदर निवास करते हैं, ये कवक इस रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ये इसके रोग कारक की बात की थी। अब बात करते हैं अपन इसके लक्षण की। तो जैसा कि इसके नाम में क्लियर हो रहा है कि इसका जो मूल लक्षण है वो पत्तियों पर होता है। तो इसके लक्षण के आधार पर इस पादप को मूल रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक अगेती पत्ती धब्बा रोग और दूसरा पछेती पत्ती धब्बा रोग। अब अगेती और पछेती क्या होता है? तो अगेती मतलब समय से पहले उगाई जाने वाली किस्में होती हैं, उनको बोलते हैं अगेती। और जो फसल का सीज़न होता है उसके थोड़ा लेट उगाई जाती है, उनको बोलते हैं पछेती। तो अगेती किस्म के अंदर जो रोग होता है उसे बोलते हैं अगेती पत्ता धब्बा रोग, और जो पछेती होती है मतलब बाद में उगाई जाती है, उनके अंदर होने वाला रोग वो होता है पछेती धब्बा रोग। तो इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगेती धब्बा रोग है, इसके अंदर जो धब्बे उत्पन्न होते हैं वो मूल रूप से पादप के अंदर 3 से 4 सप्ताह के अंदर प्रकट होते हैं, और बहुत कम समय के अंदर ये धब्बे प्रकट हो जाते हैं, जिससे पत्ती क्या होती है? समय से पहले प्रभावित होती है। तो इसी कारण इसको अगेती पत्ती धब्बा रोग भी कहा जाता है। पछेती रोग के अंदर जो धब्बे उत्पन्न होते हैं वो लगभग 6 से 8 सप्ताह के पादप पर, या जब पादप की आयु कितनी हो जाती है? 6 से 8 सप्ताह, उस समय इसके धब्बे प्रकट होते हैं। फिर बात करते हैं धब्बों का आकार। तो अगेती किस्म के अंदर जो धब्बे होते हैं वो अनियमित होते हैं, जबकि पछेती के अंदर जो धब्बे होते हैं वो नियमित होते हैं, या उनका आकार गोल या गोलाकार प्रकार का होता है। फिर बात करते हैं धब्बों के रंग की। तो अगेती के अंदर जो धब्बों का रंग होता है वो लाल भूरा या काले रंग का होता है, और पछेती में ये गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं। और जब बात करें इन पत्तियों के ऊपर पीले घेरे की, जब बात करें पत्तियों पर पीले घेरे की, तो अगेती के अंदर जो पीला घेरा होता है वो इन धब्बे जो बने हैं लाल भूरे रंग के, उनके किनारे किनारे पर बनता है।
और पछेती के अंदर इन धब्बों के चारों ओर नहीं होता। मैं आपको इनका डायग्राम दिखा रहा हूँ धब्बे के आधार पर कि अगेती पत्ती धब्बा रोग का जो रंग और धब्बा कैसा होता है, आप डायग्राम में देखिए। आपने डायग्राम में देखा। अब मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ वो पछेती पत्ती धब्बा रोग का पत्तियों में होने वाले संक्रमण का धब्बा है। आप डायग्राम देखिए।
तो ये पछेती पत्ती धब्बा रोग का मूल कारक था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे धब्बों की संख्या की। तो अगेती जो पत्ती धब्बा रोग होता है उसमें धब्बों की संख्या कम होती है, जबकि पछेती पत्ती धब्बा रोग के अंदर इनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनका आकार की बात करें तो आकार अगेती के अंदर लगभग 1 से 10 mm व्यास का होता है और पछेती में 1 से 6 mm व्यास का होता है। अगेती जो धब्बे वाले रोग होते हैं वो पछेती की अपेक्षा कम हानिकारक होते हैं। और रोगजनक की बात अपन करें तो अगेती जो पत्ती धब्बा रोग है उसका जो रोग कारक है वो सर्कोस्पोरा एरिकिडिकोला, जो आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, देखिए सर्कोस्पोरा एरिकिडिकोला देखिए। फिर बात करते हैं पछेती पत्ती धब्बा रोग की। तो पछेती पत्ती धब्बा रोग का जो रोग कारक है वो सर्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम है, जिसका डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको, आप देखिए। तो आपने डायग्राम देखा, अब बात करते हैं इसके प्रबंधन की। तो प्रबंधन का अध्ययन हम 3 चरणों में करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सस्य प्रबंधन, फिर बात करते हैं अपन जैविक प्रबंधन की, और फिर लास्ट में करते हैं रासायनिक प्रबंधन। तो इस रोग का शुरू करते हैं अपन सस्य प्रबंधन। तो सस्य प्रबंधन में जैसा हम पहले देखते आए हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है कि जो अपन बीज खेत में उगाते हैं, जो खेती में काम में लेते हैं, वो हमेशा स्वस्थ बीजों और वो प्रमाणित बीजों, मतलब उन पर ISI का मार्क लगाओ, जिससे क्या रहेगा कि ये कंफर्म हो जाए कि उस बीज के अंदर किसी भी तरह का कोई रोग कारक उपलब्ध नहीं है। दूसरा प्रबंधन में हम लेते हैं सस्य प्रबंधन में कि जब भी सिंचाई उपलब्ध हो या सिंचाई की सुविधा हो अपने पास, तो जून या इससे पहले अगेती बुआई हमको कर लेनी चाहिए। यानी जून से पहले हमें, अगर हमारे पास पानी की सुविधा है, तो हमें अगेती बुआई जून या जून से पहले कर लेनी चाहिए। फिर अपन सस्य प्रबंधन में बात करते हैं कि गर्मियों के अंदर हमेशा गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे रेगुलर क्या होगा कि मिट्टी के अंदर जो कवक उपलब्ध होंगे वो कवक कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और बाहर कवक के आने पर क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगे।
और 2-3 साल का फसल चक्र कंपल्सरी रूप से अपनाना चाहिए। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि खेती के अंदर जो अपन फसल उगा रहे हैं उस फसल के ऊपर इसका संक्रमण नहीं हो पाएगा। फिर बात करते हैं अपन जैविक प्रबंधन की। तो जैविक प्रबंधन के अंदर हम क्या करते हैं, बीजोपचार करेंगे, और बीजोपचार करने के लिए हम या तो ट्राइकोडर्मा कल्चर और या फिर स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस कल्चर, जो भी अपने पास उपलब्ध हो उस कल्चर के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, बीजों का उपचार करना चाहिए। और साथ में इनका पत्तियों के ऊपर छिड़काव भी करते रहना चाहिए। ये दोनों क्या है, ये ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास दोनों कवक हैं, तो इनके प्रभाव से क्या हो जाएगा, जो रोग कारक है वो निष्क्रिय हो जाता है। फिर बात करते हैं आगे कि कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं, जैसे ICGS 10, VRI 3, ये वो किस्में हैं जो इस रोग के प्रति प्रतिरोधी हैं। अगर अपन मूंगफली की फसलें उगाते हैं तो उस अपने संक्रमित क्षेत्र है तो उसमें संक्रमण से बचने के लिए अगर हम मूंगफली की ICGS 10 या VRI 3 किस्म को यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, संक्रमण होने की संभावना नहीं रहती है। तो ये था अपना जैविक प्रबंधन। अब बात करते हैं इसके रासायनिक प्रबंधन की। तो रासायनिक प्रबंधन में रसायनों का प्रयोग करेंगे, और रसायन किसी न किसी रूप में पादप को, मृदा को प्रभावित करते हैं। तो रासायनिक प्रबंधन पॉसिबल जितना हो सके उतना कम से कम प्रयोग में करना चाहिए। जब अपने पास दूसरा विकल्प नहीं रहता है तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन का यूज़ करते समय जो सावधानियाँ होती है उनका ज़रूर पालन करना चाहिए, वरना ये घातक भी हो सकते हैं। तो बात करते हैं आगे रासायनिक प्रबंधन के अंदर। तो सबसे पहले थायरम या कैप्टॉन जो रसायन होते हैं वो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के अनुसार लेकर बीजों को इनसे उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे इस कवक को नष्ट किया जा सकता है। या फिर अगर फसल खड़ी है तो खड़ी फसल के ऊपर इसके संक्रमण या लक्षण दिखाई देने लगे तो फसल के ऊपर कार्बेंडाजिम का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। अगर कार्बेंडाजिम अपने पास उपलब्ध नहीं है तो हेक्साकोनाजोल का इस्तेमाल करके भी उपरोक्त प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। अगर ये भी उपलब्ध ना हो तो क्लोरेथेलोलिन का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो इनका छिड़काव करने से संक्रमण को रोका जा सकता है। तो ये था अपना रासायनिक प्रबंधन। तो यहाँ पर अपना मूंगफली का पर्णचित्ती जो रोग है वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपको इसका एक चार्ट दिखा रहा हूँ डायग्राम में। तो उस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसके कौन कौन से इसके लक्षण हैं जो अगेती में कब दिखाई देते हैं और पछेती में कब दिखाई देते हैं। तो मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ, आप डायग्राम को देखिए।
तो आपने डायग्राम देखा, तो यहाँ पर अपना मूंगफली का अपनचित्ती रोग कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे पहले हमने इसके रोगजनक की बात की, फिर हमने उसके लक्षण देखे, फिर हमने उसका प्रबंधन देखा। ठीक है, तो ये था अपना मूंगफली का पर्णचित्ती रोग। अब शुरू करते हैं अपन अगला, वो है मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग, पीनट क्लम्प वायरल डिजीज़। तो बच्चों, ये जो रोग है ये भी मूंगफली का ही रोग है, बस फ़र्क इतना सा है कि इसका जो रोग कारक होता है वो वायरस है, और अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसका रोग कारक कवक है। तो ये जो रोग होता है ये राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ जहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है वहाँ पर इस रोग का प्रभाव क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि बालू मिट्टी के अंदर ही मूंगफली की पैदावार अच्छी होती है। तो ये कारण भी है कि ये इन राज्यों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। फिर बात करते हैं इसके रोग कारक की। तो इसका जो रोग कारक है वो है IPCV। IPCV, IPCV की फुल फॉर्म है, आई मीन्स इंडियन, पी मतलब पीनट, सी मतलब क्लम्प, और वी मतलब वायरस। तो पूरा नाम क्या हो गया, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस। आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ IPCV का, आप डायग्राम देखिए, फिर आगे बात करते हैं। तो डायग्राम आपने देखा, ये वायरस है, और ये वायरस RNA आधारित वायरस है, मतलब इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो RNA है। और ये जो वायरस होता है ये मिट्टी और बीज इन दोनों के अंदर पाया जाता है। और इसका मुख्य इम्पोर्टेंट जो मेन कमेंट है वो आप ध्यान से सुनना, इसका जो मुख्य संचरण है, जिसके द्वारा इस रोग का संचरण है, वो एक कवक है। तो ये वायरस कवक के द्वारा संचरित होता है, और कवक का नाम है पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस। वापस नाम बता रहा हूँ, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस वो कवक है जिसके द्वारा इस रोग का संचरण होता है। आपको मैं पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस का डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखिए इस कवक का डायग्राम। तो इसका संचरण, इस रोग का संचरण इस कवक के द्वारा होता है जिसका नाम है पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसके लक्षणों की बात करते हैं। तो बच्चों, ये जो मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग है ये मूल रूप से जब भी अपन खेती करते हैं, मतलब बीज को बुआई करते हैं, तो उसके लगभग 30 से 35 दिन बाद में प्रकट होता है। और ये कैसे दिखाई देता है, ये खेत के अंदर छोटे छोटे चकत्तों के रूप में, धब्बों के रूप में, पेचेस के रूप में दिखाई देता है।
जहाँ पर भी इसका संक्रमण होता है वहाँ पर जो पौधे होते हैं वो छोटे, गहरे हरे रंग के और गुच्छों में बदल जाते हैं। मैं आपको इससे संक्रमित पादप का डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखिए। आपने डायग्राम देखा। तो इसके प्रभाव से क्या होता है कि जो नई पत्तियां बनती है उन पत्तियों पर मोज़ेक, मोज़ेक मतलब एकदम धब्बे, जैसे लाइनिंग देखी होगी आपने पत्तियों के ऊपर, हरे रंग की पत्ती पर पीली या सफ़ेद रंग की जो लाइनें से बन जाती है वैसी लाइनें बन जाती हैं और पत्तियों का जो रंग होता है ना वो पीला दिखाई देने लग जाता है। और रोगी पौधों पर जो फूल खिलते हैं तो उन फूलों के अंदर जो फली होती है, जो फल होता है, उत्पाद होता है, वो बहुत कम होता है और यहाँ बहुत छोटे आकार की बनती है और जिसके कारण उत्पादन क्षमता पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। तो ये थे इसके लक्षण। तो लक्षण की बात अगर वापस करें तो लक्षण चकत्तों के रूप में दिखाई देता है। पादप की पत्तियाँ या पादप छोटा गहरे रंग की हो जाती है और इसके ऊपर मोज़ेक दिखाई देते हैं। मोज़ेक मतलब पीले रंग के छल्ले से दिखाई देते हैं और फूल या तो बनते नहीं और अगर बनते हैं तो उनमें उत्पादन दर में कमी देखी जाती है। तो ये था इसका लक्षण। अब बात करते हैं इसके प्रबंधन की। तो वही प्रबंधन अपन जैसा अपन करते हैं, प्रबंधन का अध्ययन सबसे पहले करते हैं सस्य प्रबंधन के रूप में। तो सस्य प्रबंधन जैसा कॉमन था, हमेशा कैसे स्वस्थ और प्रमाणित बीज काम में लेने चाहिए ताकि रोग का संचरण नहीं हो सके। फिर अपन ने जैसे हमेशा देखते आए हैं अपन कि ग्रीष्मकालीन के अंदर अवस्था में क्या करना चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि कवक अगर कहाँ उपलब्ध है, ज़मीन में उपलब्ध है, मृदा में उपलब्ध है, तो वो सूर्य ताप से नष्ट हो जाएगा। फिर जो पिछली खेती अपन ने की है उसके जो अवशेष होते हैं, खेती के अवशेष, उन अवशेषों को उखाड़ कर या तो नष्ट कर देना चाहिए या उनको जला देना चाहिए। फिर खरपतवारों का उचित निस्तापन कंपलसरी होता है क्योंकि ये कवक खरपतवारों के ऊपर निष्क्रिय रूप से पड़ा रहता है। फिर रोगी पौधे को उखाड़ देना चाहिए ताकि रोगी पौधे को अगर उखाड़ दें, जला दें तो संचरण नहीं हो पाता। फिर जो खेत है उस खेत में बाजरे का प्रोडक्शन कंपलसरी है, मतलब फसल चक्र में बाजरे को उगाना चाहिए। 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से बुआई करके 15 दिन बाद इस खेत में ही इस बाजरे को पलट देना चाहिए और उसके बाद में मूंगफली की बुआई करनी चाहिए। तो ऐसा होने पर क्या हो जाएगा कि बाजरे के इफ़ेक्ट से उस मिट्टी में कवक और वायरस का संचरण नहीं हो पाता। और फसल चक्र के रूप में सरसों या फिर गेंदा की फसल नियमित करनी चाहिए जिससे इसका कवक का संचरण और वायरस का संचरण नहीं हो पाता। और मूंगफली की जो अगेती फसल जो उपलब्ध लेते हैं अपन, वो मई में करनी चाहिए और उसके द्वारा इसको आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये था सस्य प्रबंधन। और अब बात करते हैं इसके रासायनिक प्रबंधन की। रासायनिक प्रबंधन कार्बेंडाजिम से क्या करना चाहिए, बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। और अगर खड़ी फसल है तो उस फसल के ऊपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कवकनाशी है उसको 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर उसको क्या करना चाहिए, बुआई के समय जो खेत में कूड़े होते हैं
जिनके ऊपर अपन फसल उगाएंगे वो पार्ट उसके ऊपर इसका छिड़काव कर देना चाहिए। तो ये था इसका रासायनिक और जैविक प्रबंधन जैसे अपन पहले करते हैं वही इसकी जो प्रतिरोधी किस्में उनका प्रयोग करना चाहिए। कल्चर मीडियम में इसको क्या करना चाहिए, बीजों को उपचारित करना चाहिए। तो ये था मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग। ठीक है, अब अपन शुरू करेंगे अगला रोग नेक्स्ट क्लास में।